ये कहानी हाफिज की है, जो अपने समय का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। ऐसा कुछ नहीं था जिसे हाफिज ने हासिल नहीं किया था। जिस भी चीज की एक इंसान उम्मीद करता है, वो सब कुछ उसके पास उसके महल में मौजूद थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो खरीद नहीं सकता था। लेकिन समय के साथ अब हाफिज बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो अपने बड़े से महल की खिड़की में खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था। तभी हाफिज का एक वफादार आदमी वहां पे आया, जिसका नाम इरास्मस था। इरास्मस हाफिज के सारे प्रॉपर्टीज का हिसाब रखने का काम करता था। उसने हाफिज से कहा, सर, आपने मुझे याद किया? हाफिज ने उसे बिना देखे ही कहा, दोस्त, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे खजाने में अब कितनी वेल्थ होगी? इरास्मस ने कहा, सर, मैंने रिसेंटली काउंट तो नहीं की है, लेकिन कम से कम 7 मिलियन गोल्ड टैलेंट इतनी जरूर होगी। टैलेंट एक गोल्ड को काउंट करने का यूनिट होता था उस जमाने में। एक टैलेंट की वैल्यू लगभग एक इंसान के वेट को मानी जाती थी। मतलब एक टैलेंट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 50 केजी होगा। हाफिज ने फिर कहा, अगर हम अपने सारे एसेट्स को, अपने सारे कीमती एंटीक चीजों को, हमारे पास जो भी है, उन सबको अगर बेच दे तो कितना गोल्ड बन सकता है? वो लगभग 3 मिलियन टैलेंट के आसपास होगा सर। तो ठीक है, जितना भी सामान हमारे पास है वो सब बेच दो और उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। इरास्मस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, सर, मैं कुछ समझा नहीं। यह हमारा अब तक का सबसे प्रॉफिटेबल साल साबित हुआ है। हमारी वेल्थ हर दिन और भी बढ़ते जा रही है। रोमन और अरब भी हमारे साथ अब बिजनेस करने के लिए तैयार है, जो आज से पहले कभी नहीं हुए। मेरी गुस्ताखी को माफ करें, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाफिज ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हारी दोस्ती को मैं अपना सबसे कीमती एसेट मानता हूँ। तुम मेरे आज तक के सबसे वफादार इंसान साबित हुए हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मेरी सारी संपत्ति उन गरीब लोगों में बांट दी जाए जिसे भी इसकी जरूरत हो। उनमें से तुम अपने लिए 50,000 गोल्ड टैलेंट रख लेना और हमारे सारे मैनेजर्स और नौकरों को 5-5 हजार गोल्ड टैलेंट दे देना, जिससे वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। और ये सब काम हो जाए तो मेरे पास वापस आ जाना। मेरे जिंदगी का एक अधूरा काम बाकी है। एक प्रॉमिस किया था मैंने बरसों पहले किसी से, जिसे पूरा करना बाकी है। मैं अपने आखिरी दिनों में तुम्हारा साथ चाहता हूँ मेरे दोस्त। इरास्मस की आंखें भर आई, लेकिन अपने मालिक की बातों पर सवाल उठाने की हिम्मत उसमें आज भी नहीं थी। उसने बिना कुछ और कहे अपना काम पूरा किया और सारा सोना और प्रॉपर्टी उन गरीब लोगों में और दूसरे लोगों में बांट दिया और फिर से अपने मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया। हाफिज ने उससे पूछा, क्या जो मैंने तुम्हें बोला था वो काम हो गया? इरास्मस ने अपने भारी आवाज में कहा, जी सर, हो गया। चिंता ना करो मेरे दोस्त, मेरे साथ आओ। ये बोलकर हाफिज इरास्मस को अपने महल के अंदर एक बड़े से चैम्बर की तरफ ले गया। ये एक बड़ा सा कमरा था जो महल के अंदर सबसे सुरक्षित जगह थी। हाफिज उस कमरे के बाहर अपने गार्ड्स हमेशा रखता था उस कमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आज वो वहाँ पे नहीं थे। उस कमरे में जाने की इजाजत हाफिज के अलावा और किसी को नहीं थी। इस कमरे के बारे में काफी ज्यादा अफवाहें इरास्मस ने सुन रखी थी। कुछ लोग कहते थे कि हाफिज वहाँ कुछ बहुत कीमती चीजें छुपा के रखता था। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ बेशकीमती हीरे हैं। कुछ लोग कहते थे कि हाफिज ने वहाँ जंगली जानवर पाल रखे हैं। हर इंसान अपनी अपनी तरह से सोचता था और अपने अंदाजे बताता था। और तो और कुछ लोग ये भी कहते थे कि हाफिज ने वहाँ पे दुनिया से छुपा कर खूब सारे औरतों का एक हरम बना के रखा है। हाफिज की पत्नी लीशा इस बात पे बहुत हंसती थी कि हाफिज दुनिया को यह सच्चाई बता क्यों नहीं देता कि वहाँ पर क्या है। लेकिन हाफिज ने किसी से एक वादा किया था कि इस बात को वो कभी किसी से नहीं बताएगा। आज वो अपने ये सारे सीक्रेट्स इरास्मस को बताने वाला था। जैसे ही दोनों उस कमरे में गए, उस कमरे के बीच में एक संदूक दिखाई दी। वो एक लकड़ी की पेटी थी और कमरे में और कुछ भी नहीं था। जैसे ही हाफिज ने वो संदूक खोली तो उसे कुछ पुराने लेदर के स्क्रॉल्स दिखाई दिए। उन स्क्रॉल्स को अपने सीने से लगा के हाफिज ने कहा, ये है मेरे जिंदगी भर की कमाई के सीक्रेट्स। मेरी सारी सक्सेस, मेरा सारा हैप्पीनेस, मेरा प्रेम, मेरा पीस ऑफ माइंड और मेरी वेल्थ, जो भी मैंने आज तक हासिल किया है, ये सब पाने के राज इन स्क्रॉल्स में है। इनमें से हर एक स्क्रॉल्स में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं जो हर एक इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। जो भी उस स्क्रॉल्स की बातें पढ़ेगा और उसे अप्लाई करते हुए उसकी प्रैक्टिस करेगा, वो आर्ट ऑफ सेल्स में मास्टर बन सकता है और इतना अमीर बन सकता है जितना किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इरास्मस ने हाफिज से पूछा, सर, जब से मैं आपको जानता हूँ तब से मैं ये बात मानता हूँ कि आप बहुत दयालु इंसान हैं। आप हर साल जितना कमाते हैं उनमें से आधा गरीबों को बांट देते हैं।
आपकी जिंदगी इंसानियत के लिए एक मिसाल है सर। फिर आपने इतनी कीमती नॉलेज अपने पास क्यों संभाल के रखी, जबकि ये बातें आप चाहते तो हर एक इंसान तक पहुंचाकर उसे अमीर बना सकते थे, लोगों की गरीबी पूरी तरह मिटा सकते थे। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया सर? हाफिज इरास्मस के आंखों में आंखें डालकर बोले, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे इस बात के लिए प्रॉमिस किया गया था कि मैं इस नॉलेज को सिर्फ एक ही इंसान के साथ बांट सकता हूँ जो सच में इसके लायक होगा। प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? किसने किया था और किससे? इरास्मस अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया। ये सुनकर हाफिज के चेहरे पर एक गहरी सी मुस्कान आई। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की। ये बात तब की है जब हाफिज 16-17 साल का था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। तब से हाफिज को एक भले आदमी ने एडॉप्ट किया था जिनका नाम था पेत्रोस। पेत्रोस अपने जमाने के जाने माने सेल्समैन थे और जो काफी ज्यादा अमीर भी थे। हाफिज जैसे बहुत सारे बच्चों को और लोगों को उन्होंने अपने यहाँ आसरा दिया था। हाफिज उनके यहाँ ऊंटों को संभालने का काम करता था। एक कैमल बॉय बनके उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन अचानक हाफिज अपने मालिक पेत्रोस के पास आया और बोला, मालिक, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ आपकी तरह। मैं भी चाहता हूँ कि आपकी तरह मैं एक ग्रेट सेल्समैन बन सकूं। मैं भी सेलिंग की कला सीखना चाहता हूँ जिससे मेरी लाइफ और भी बेहतर बन सके। पेत्रोस ने हंसकर हाफिज की तरफ देखा और बातों ही बातों में उन्हें असली बात पता चल गई। एक्चुअली में बात तो ये थी कि हाफिज को एक लड़की से प्यार हो गया था जो एक अमीर बाप की लड़की थी। उसका नाम था लीशा और अगर हाफिज उसे पाना चाहता था तो उसे भी अमीर बनना जरूरी था। वो अब बोलता था कि वो पेत्रोस से भी बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। पेत्रोस ने हाफिज की आंखों में अपने सपनों को पाने की आग देखी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने सपनों को पाने का एक मौका जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। फिर मैं वो सारे सीक्रेट्स, वो सारे प्रिंसिपल तुम्हें बता सकता हूँ जो तुम्हें दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी कि इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता, क्योंकि उस सपने को पाने की जो कीमत होती है उसे चुकाने की हर किसी की हैसियत नहीं होती। तुम्हारे रास्ते में ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी जिनकी कोई भी गिनती नहीं होगी। कभी ना खत्म होने वाले स्ट्रगल्स और फेलियर के बाद तुम्हें वो नजरिया मिलेगा जो तुम्हें आगे की राह दिखा सकता है। तुम्हारा हर एक डिफिट तुम्हारे गुणों को, तुम्हारी कला को और भी बेहतर बनाएंगे। तुम्हारी ताकत और तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे जीवन को आकार देगा। इन सारे मुश्किलों को पार करने के बाद ही तुम जान पाओगे कि तुम इस लायक हो भी या नहीं, या फिर क्विट कर दोगे तो तुम शायद वही लाइफ जियोगे जो तुम आज तक जी रहे हो। फैसला हमेशा तुम्हारा ही होगा, पर तुम्हें एक आखिरी बात हमेशा मरते दम तक याद रखनी होगी। फेलियर विल नॉट ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। फेलियर कभी भी मुझ पे हावी नहीं हो सकता जब तक मेरी जीतने की इच्छा उससे ज्यादा मजबूत है। इतना बोल के पेत्रोस ने हाफिज के हाथ में एक शॉल दे दी जो उसे बेचनी थी। वो बहुत खूबसूरत शॉल थी जो काफी महंगी भी थी। अब हाफिज का काम था कि उस शॉल को एक बेथलम नाम की जगह पर जाके बेचे। बेथलम एक दूर पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग काफी ज्यादा गरीब थे। हाफिज से पहले कई बड़े बड़े सेल्समैन वहां गए थे, लेकिन हर कोई वहां से खाली हाथ ही लौट आया था। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो हाफिज से शॉल खरीद सके। उनके पास 2 वक्त के खाने की समस्या थी। हाफिज ने अपना सफर शुरू किया। हाफिज को वहां जाकर 4 दिन गुजर चुके थे। समय बीत रहा था, लेकिन कोई भी उम्मीद हाफिज को नहीं दिख रही थी। हाफिज के मन में ऐसे कई सारे सवाल नाच रहे थे। क्यों लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते? मैं क्या करूं जिससे उनका ध्यान मुझ पे आए? क्यों लोग मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही अपना दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर देते हैं? क्यों उनको मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? जब लोग कहते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो मुझे क्या कहना चाहिए? क्यों ये लोग मुझे फिर कभी आने को बोलकर टालते रहते हैं? क्यों मुझे किसी अजनबी से बात करने में डर लगता है? क्या मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ वो सच में किसी के काम की है या नहीं? क्या मेरी कीमत दूसरों की तुलना में सही है? ऐसे बहुत सारे सवालों से हाफिज डर गया था। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे ही भूखे प्यासे हालत में वो रात को रुकने के लिए एक सहारा ढूंढ रहा था। बाहर बर्फ की बारिश हो रही थी। ठंड से बचने के लिए वो पहाड़ों में एक गुफा में जा पहुंचा। जैसे ही ठंड से बचने के लिए हाफिज ने आग जलाई, वैसे ही गुफा में उसे और 2 लोग दिखे। पहले हाफिज उन्हें अचानक देखकर डर गया, फिर उसने देखा कि वो लोग खुद बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनमें से एक आदमी था और एक औरत थी जिनके कपड़े काफी फटे हुए थे। वो लोग बहुत गरीब थे।
उस लेडी के हाथ में एक नवजात बच्चा था जिसे वो दोनों अपने शरीर की गर्मी देकर गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। हाफिद को उस नवजात बच्चे को और उस फैमिली की हालत देखकर बहुत बुरा लगा। फिर बिना ही कुछ सोचे उसने अपनी कीमती और मखमली शाल निकाली और उस बच्चे की माँ को और उस बच्चे को लपेट दी और उस बच्चे के माता पिता की दुआ लेकर हाफिद वहाँ से चला गया। ये काम करके हाफिद को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो ये बात भी जानता था कि उस फैमिली की मदद करके उसने अपने प्यार को पाने का आखिरी मौका भी खो दिया था। वो अब लीशा से कभी शादी नहीं कर सकता था। उसका मन निराशा से भर चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि पेत्रोस को जाके कैसे मुंह दिखाए। वो जानता था कि वहाँ पे सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका हाफिद को मिला था, लेकिन उसने वो भी गवा दिया। वो अपने काम में फेल हो चुका था। उसने मन में काफी बार सोचा कि पेत्रोस से कुछ झूठ बोल देगा कि शॉल चोरी हो गई है या और कुछ, लेकिन जब वो पेत्रोस के पास पहुंचा तब उसकी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पेत्रोस अपने पैलेस के बाहर आसमान में देख रहे थे। उन्होंने दूर से ही हाफिद को आते हुए देख लिया था। उन्होंने हाफिद की पूरी बात सुनी और उसे अपने ऊँटों को चराने के काम पे फिर से भेज दिया। हाफिद दिल से पूरी तरह से हार चुका था। उसे अब यकीन हो गया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक कैमल बॉय बनकर ही गुजारेगा। और ऐसे ही 12 दिन गुजर गए। एक दिन पेत्रोस ने हाफिद को अपने पास महल में बुलाया। तब पेत्रोस की हालत बहुत खराब थी। उन्हें अपनी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। हाफिद को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले जिस पेत्रोस से वो मिले थे उनकी ये हालत कैसे हो गई। पेत्रोस ने अपनी दबी हुई आवाज में हाफिद से पूछा, क्या तुम अब भी एक ग्रेट सेल्समैन बनना चाहते हो? हाफिद ने सर हिला के हाँ कह दिया। पेत्रोस बोले, जब तुम बेथलहेम से आ रहे थे तब मैंने तुम्हारे ऊपर आसमान में एक तारा चलते हुए देखा जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा था। मैंने ऐसा सितारा जिंदगी में कभी नहीं देखा था जो तुम्हारे साथ चलते चलते आ रहा था। और जब तुमने मुझे अपनी बेथलहेम की कहानी सच्चाई के साथ बताई तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ही वो इंसान हो जिस पे मैं अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी देकर जा सकता हूँ। तो सबसे पहले तुम ये पेटी बाहर निकालो जो मेरे बेड के नीचे है। हाफिद ने वो पेटी बाहर निकाली जिसमें कुछ स्क्रोल्स थे। पेत्रोस ने उन स्क्रोल्स की हिस्ट्री बताई। काफी साल पहले मैं बहुत गरीब था। तब एक दिन पूरब से आए एक व्यापारी की मैंने जंगल में जान बचाई थी और उसकी ठीक होने तक सेवा भी की थी। तब जाते हुए उन्होंने मुझे ये स्क्रोल्स दिए और जाते हुए उन्होंने कहा था कि अगर मैं इन स्क्रोल्स की बातों को पूरा करूंगा तो मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मैं तुम्हें वही रूल्स बताऊंगा जो मुझे उस व्यापारी ने बताए थे इन स्क्रोल्स को इस्तेमाल करने के लिए। इस संदूक में टोटल 10 स्क्रोल्स है जो तुम्हें एक एक करके पढ़ने हैं, लेकिन तुम इसे एक साथ नहीं पढ़ सकते। तुम्हें पहले 1 नंबर के स्क्रोल से शुरू करना होगा और रोज इसे पढ़ना होगा अगले 30 दिनों तक, जब तक ये नॉलेज तुम्हारे हैबिट में नहीं आ जाती। उसके बाद ही तुम दूसरे स्क्रोल्स पे जा सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि इस नॉलेज से तुम जितने भी पैसे कमाओगे उसमें से आधे पैसे तुम गरीबों में बांट दोगे। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिन हाथों को दूसरों को देने की आदत होती है वो कभी खाली नहीं होते। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि तुम इस नॉलेज को, इस विजडम को सिर्फ एक ही इंसान के साथ शेयर कर सकते हो जो सही मायने में इस नॉलेज के लिए लायक होगा। मैंने आज तक अपने खुद की फैमिली के साथ भी ये नॉलेज शेयर नहीं की, और वो इंसान कौन होगा ये बात तुम्हें समय खुद बताएगा। तब तक तुम्हें इस नॉलेज की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी है। इसके साथ में मैं तुम्हें 100 गोल्ड टैलेंट्स दे रहा हूँ जो तुम्हें अपने बिजनेस को शुरू करने में कैपिटल का काम करेगा। अब तुम्हें फौरन डेमेस्कस नाम के शहर की तरफ निकलना चाहिए जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे इस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। तुम्हें एक एक करके इन स्क्रोल्स की बातों को सीखना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। पेत्रोस की ये बातें सुनकर हाफिद के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका इरादा पक्का था। जाते जाते उसने वही बात दोहराई जिससे पेत्रोस की भी ओठों पे मुस्कान आ गई। फेलियर विल नॉट ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। यही इस स्टोरी का सबसे बेसिक लेसन है। ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया है, इसलिए अगले वीडियो में हम उन 10 स्क्रोल्स की नॉलेज की बात करेंगे जो इस्तेमाल करके हाफिद इतना अमीर बना। ये एक ऐसी नॉलेज और विजडम है जो हर किसी इंसान को एक बेहतर इंसान और अपने समय का सबसे ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन बना सकती है। इस बार मैंने एक नोवेल को एक्सप्लेन करने की कोशिश पहली बार की है। ये वीडियोस अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मैं जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद।